हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनामिका सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी, जो ग्रीक वर्ड फाइटोन मीन्स प्लांट, पैथोस मीन्स डिजीज़ और सफरिंग, एंड लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। तो अगर शाब्दिक अर्थ देखें हम तो प्लांट पैथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सफरिंग ऑफ प्लांट्स या स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में रोगों का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। मगर केवल रोगों का अध्ययन हमारा उद्देश्य कंप्लीट नहीं करता है जब तक कि हम इसके कंट्रोल मेजर्स नहीं देखें या इसके नियंत्रण के उपाय नहीं देखें। तो फाइटोपैथोलॉजी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर बॉटनी या बायोलॉजी की, जो विच डील्स विथ कॉज, इटियोलॉजी, रिजल्टिंग लॉस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि स्टडी प्लस कंट्रोल मेजर इज़ फाइटोपैथोलॉजी। नाउ फाइटोपैथोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है साइंस की। मतलब साइंस की वो ब्रांच है जिसमें डिजीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये डायरेक्ट लॉस करता है हमारे प्लांट्स को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, और प्रोडक्टिविटी कम होते ही इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अगर फूड चेन या फूड वेब की बात करते हैं तो फूड चेन में भी प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं और इसके ऊपर डिपेंड करते हैं दूसरे सारे एनिमल्स और अदर ह्यूमन बींग्स वगैरह। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो प्लांट्स हैं और फिर हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही नहीं है, प्लांट्स ही नहीं है, या प्लांट्स डिजीज़ कोज्ड है जिसकी वजह से अवेलेबल नहीं है ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा लॉस है। और हिस्ट्री ये बताती है कि जब जब प्लांट्स में डिजीज़ हुई है तो एक बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि हम बताएं 1845 में यूरोप में और स्पेशली आयरलैंड में पोटैटो क्रॉप में एक डिज़ीज़ हुई थी, और वो डिज़ीज़ की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल, मगर लगभग 10 लाख पीपल मर गए थे और करीब 1.5 लाख लोग उस कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो गए थे। तो आप डिजीज़ की सीवियरिटी का हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि डिजीज़ या ये रोग पादपों में कितना भयानक होता है, क्योंकि उस समय पोटैटो की जो क्रॉप थी वो एक स्टेपल फूड था, रोज़मर्रा काम में आने वाला खाद्य पदार्थ था, और उसमें बीमारी से लोगों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया। इसी तरह से बीमारी ने बड़ी बड़ी इकोनॉमी को भी ख़त्म कर दिया है। जैसे कि हम 17वीं सेंचुरी की बात करते हैं। 17वीं सेंचुरी में यूरोप में ट्यूलिप बल्ब्स इंट्रोड्यूस हुए थे टर्की से, और ट्यूलिप बल्ब्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोज़ेक डिजीज़ है वायरस की, जिसमें वो ट्यूलिप आउटब्रेक्स होता है और बहुत ही खूबसूरत लाइनिंग के साथ में ट्यूलिप्स के फ्लावर्स बनते हैं। ये ट्यूलिप फ्लावर्स का लोगों को इसके प्रति बहुत ज़्यादा पागलपन था, और इतना पागलपन था कि वो क्रेज़ उनका बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया। एक ट्यूलिप बल्ब के लिए लोग बहुत सारे रुपए देने को तैयार थे, और एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में कि अगर अभी हम ट्यूलिप बल्ब पे कुछ लाख रुपए लगाएंगे तो बाद में हमें उसका ज़्यादा रिटर्न देगा, और उस हिसाब से लोगों ने अपने घर बेच दिए, अपने एस्टेट बेच दिए, इवन मिडिल क्लास लोगों ने भी, और साल भर की सैलरी को मॉर्टगेज या गिरवी रखकर ट्यूलिप बल्ब्स को खरीदे थे, सिर्फ इसलिए कि इसके प्रति लोगों का बहुत पागलपन था। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स थे, मगर इसने उस इकोनॉमी को धराशायी कर दिया। लोग कुछ समय के बाद में ज़मीन पर आ गए। क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूलिपोमैनिया या पागलपन था उस खूबसूरती का, और जो ऑब्सेशन था उस फ्लावर के प्रति, वो बाद में पता चला कि ये खूबसूरती एक डिज़ीज़ की वजह से है जो वायरस कोज करता है, जिसको मोज़ेक डिज़ीज़ कहते हैं। इसी तरह से हम 1845 की बात करते हैं, जो हमने अभी अभी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या जिसके बारे में पता किया था कि डी बेरी ने
फिर एक कमीशन बैठा और डी बेरी ने बताया कि ये डिजीज़ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होती है, और इसी वजह से डी बेरी को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी या पैथोलॉजी कहा जाता है। देन 1943 में बंगाल फेमिन, एक बहुत इम्पोर्टेंट फेमिन है जिसमें भी 2 से 3 मिलियन पीपल मर गए थे। इसमें भी राइस क्रॉप डिजीज़ वॉज वन ऑफ द कारण। एक कॉज था राइस क्रॉप में हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा से डिजीज़ का होना। हालांकि उसके और भी कारण थे, साइक्लोन है, टाइडल वेव्स है, फ्लड्स है, मगर राइस में डिजीज़ भी उसका एक कारण था। तो सीवियरिटी को देखने के लिए हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं कि डिजीज़ की सीवियरिटी किस हद तक होती है, कैसे कैसे लोग आसमान से ज़मीन पर उतर आते हैं, किस तरह से धराशायी हो जाती है देश की इकोनॉमी, और किस तरह से बहुत सारे ह्यूमन बींग्स का या हमारी पॉपुलेशन का लॉस होता है ओनली बिकॉज ऑफ द डिजीज़। तो इस डिजीज़ को हमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं इसमें हम जो पढ़ना चाहेंगे, उसमें पहला तो ये है कि हम सबसे पहले ये पढ़ें कि ये जो डिज़ीज़ है इसका जो कारण है, उस कारण की स्टडी करना है हमें कि लिविंग और नॉन लिविंग या एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको किस तरह से अफेक्ट करते हैं। फिर इसके मैकेनिज़्म की स्टडी करनी है हमको कि डिजीज़ डेवलपमेंट पैथोजन या रोगजनक के द्वारा कैसे होता है। फिर उस पैथोजन और प्लांट के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, क्या प्लांट ससेप्टिबल है, क्या प्लांट इम्यून है या प्लांट रेसिस्टेंट है, क्या प्लांट में से कौन से सिग्नल्स निकलते हैं और वो किस तरह से अपने आप को बचाते हैं। ये सारी स्टडी हमको इसमें आगे करनी है। और चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि टू डेवलप स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग द डिजीज़ एंड रिड्यूस द लॉस। डिजीज़ मैनेज करना और लॉस को रिड्यूस करने की स्ट्रेटेजी हमको देखनी है, तभी प्लांट पैथोलॉजी या डिजीज़ की स्टडी हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगी। अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन हम डिज़ीज़ के बारे में बात करें कि डिज़ीज़ क्या है या रोग क्या है, तो एक सिंपल वे में, हालांकि अलग अलग लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है डिज़ीज़ की, कई बार हमको कंफ्यूज भी करती है, सब ने अपने अपने हिसाब से डिज़ीज़ को परिभाषित किया है। तो एक सिंपल टर्म में अगर हम डिज़ीज़ या रोग की डेफिनेशन देखना चाहें तो इसका सिंपल ये है कि डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग या जो रेगुलर फंक्शन हो रहा है उससे अगर डेविएट हो जाते हैं, उससे अगर अलग हो जाएं तो वो डिज़ीज़ कहलाती है। तो अमेरिकन पैथोलॉजिकल सोसाइटी ने डिज़ीज़ की डिफ़ाइन किया है कि डिज़ीज़ इज़ अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन और इंटेंसिटी टू कोज डिस्टर्बेंस और सीजेशन ऑफ वाइटल एक्टिविटीज़। मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग से डेविएशन हुआ है, नॉर्मल फंक्शन अब प्लांट कॉज नहीं कर रहा है, उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, ये सब अफेक्ट हो रही है और उससे वाइटल एक्टिविटीज़ जो प्लांट में होनी चाहिए थी, जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी, जो प्रोड्यूस करना चाहिए था प्लांट को, वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये डिजीज़ कहलाती है। इसी तरह से ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी 1950 के हिसाब से डिजीज़ इज़ अ हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेस। ठीक इसी तरह से शर्मा ने 2006 में इसको डिफाइन किया है, व्हेन द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन इज इंटरफर्ड with by either a pathogen or adverse environmental factors, the cell manifestation or die, this state of plant will be said to be disease. बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं जिसमें एक दो आपको लर्न करनी है। बाकी सिंपल वे में डिजीज़ इज़ अ हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेस। नाउ अब हमको कुछ टर्मिनोलॉजी जो देख रहे हैं, सबसे पहले हमने डिजीज़ की देखी है, उसके बाद पैथोजन या रोगजनक हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इट इज़ एन एंटाइटी डेट इनसाइड डिजीज़। पैथोजन क्या है? जो डिजीज़ को
कॉज करता है। और पैथोजेनिसिटी क्या है? पैथोजेनिसिटी ये है कि पैथोजन की कैपेसिटी या पैथोजन की कैपेबिलिटी टू कॉज द डिजीज, द कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज। और पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस इज अ प्रोसेस, तो इट इज़ द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन द होस्ट। डिजीज़ कॉज करने के लिए क्या क्या इवेंट्स होते हैं होस्ट के अंदर? सबसे पहले प्री पेनिट्रेशन होगा, फिर पोस्ट पेनिट्रेशन होता है, फिर प्री पेनिट्रेशन, फिर पेनिट्रेशन, फिर पोस्ट पेनिट्रेशन। और किस तरह से वो डिजीज़ कोज करता है, डेट इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ नॉन एज पैथोजेनेसिस। इसी तरह से कुछ ये और टर्म्स हैं, जैसे कि हम पहले ऑब्लिगेट पैरासाइट टर्म्स अच्छी तरह से जानते या पढ़ते थे, अब उसको नया नाम बायोट्रॉफ दिया गया है। बायोट्रॉफ या ऑब्लिगेट पैरासाइट वो है कि वो ऑर्गेनिज़म जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज़म पर ही लीव करते हैं और सरवाइव करते हैं, वहीं मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा किसी और ऑर्गेनिज़म पर वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और नेक्रोट्रॉफ या ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज़म हैं जो केवल डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। इसी तरह से हम देखें इन्फेक्शन क्या है। हम कई बार कहते हैं ना कि इन्फेक्ट हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइट विद इन अ होस्ट प्लांट। होस्ट के अंदर पैरासाइट कैसे एस्टेब्लिश्ड होता है और उसको डिजीज़ करता है, डेट इज़ नोन एज इन्फेक्शन। देन इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं, एक है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या है कि ये सिस्टेमिक मतलब वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू इन्फेक्ट करता है, दूसरे टिश्यूज़ को कोई इंजरी नहीं करता है। और द पैथोजन ग्रोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू वेरिंग एक्सटेंट विदाउट शोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑन टिश्यू थ्रू विच इट पासिस। जहाँ से ये पास करता है उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करता है और वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू पास करता है। इसके साथ साथ एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है जो पर्टिकुलर टिश्यू या सेल्स में होता है और वो सिम्टम्स आपको तुरंत नज़र आते हैं। देन इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब है कि इन्फेक्शन, आफ्टर इन्फेक्शन द पैथोजन ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ होस्ट टू वेरिंग एक्सटेंट ड्रॉइंग न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। का क्या मतलब हुआ कि इन्फेक्शन के बाद जब पैथोजन पूरे प्लांट में स्प्रेड करता है, पूरे प्लांट में फैलता है, तो वो कहलाता है इन्वेशन। और इम्यूनिटी शब्द अभी बहुत हम सब जने सुन रहे हैं। इम्यून का मतलब है कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय अ गिवन पैथोजन। एक होस्ट अगर इम्यून है का उसका मतलब है कि उसमें वो इम्यूनिटी है कि वो किसी भी पैथोजन से इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा। ससेप्टिबल का क्या मतलब है? ससेप्टिबल का मतलब है कि उसमें इम्यूनिटी लॉस है, इम्यूनिटी नहीं है, तो लैकिंग द इनहेरेंट एबिलिटी टू रेसिस्ट डिजीज और अटैक बाय अ गिवन पैथोजन। एक किसी गिवन पैथोजन से एबिलिटी नहीं है उसको रेसिस्ट करने की, उसका विरोध करने की, और वो उस पैथोजन से डिजीज्ड होगा ही होगा, ये 100% है, दैट इज ससेप्टिबल। देन रेसिस्टेंट का मतलब है possessing the inherent ability that hinder the development of a given pathogen। इम्यून और रेसिस्टेंट में देखिए अंतर है। इम्यून तो है कि इन्फेक्ट नहीं हो सकता है पैथोजन से, रेसिस्टेंट ये है कि पैथोजन से अगर इन्फेक्ट होता है तो उसमें ऐसी एबिलिटी या कैपेसिटी होती है कि वो उसके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है ताकि पैथोजन उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। देन सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंट SAR ये है सिस्टमेटिकली एक्टिवेटेड रेसिस्टेंस आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बाद कैसे रेसिस्ट करता है विद द नेक्रोटाइजिंग पैथोजन, वो पैथोजन जो कि डेड करता है प्लांट सेल्स और टिश्यूज़ को, और उसमें क्या होता है इंक्रीज्ड लेवल होता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का, जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड और कुछ पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन्स बनते हैं वहाँ पर, और वो रेसिस्ट करता है प्लांट पैथोजन को एंटर करने में। तो सिस्टेमेटिकली एक्वायर्ड या सिस्टेमिकली एक्वायर्ड रेसिस्टेंस वो रेसिस्टेंस है
जिसमें प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद में नेक्रोटाइजिंग पैथोजन को रेसिस्ट किया जाता है होस्ट के द्वारा, और ये एकम्पनीड होता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो उसको वहाँ से रिलीज़ होते हैं। देन टॉलरेंस क्या है, मतलब सहन करना या टॉलरेट करना उस डिजीज़ को या सफरिंग पैथोजन को। तो टॉलरेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू सस्टेन इफेक्ट ऑफ अ डिजीज़ विदाउट डाइंग और सफरिंग सीरियस इंजरी। ये प्लांट की एबिलिटी है कि वो डिजीज़ पैथोजन से अटैक हो तो चुका है मगर वो उसको सस्टेन कर लेता है, उसको सहन करने की उसमें क्षमता होती है, और उस वजह से न तो वो मरता है और न ही बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी होती है उस प्लांट में। मतलब उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहती है और वो उसको टॉलरेट कर सकता है। डिजीज़ एस्केप एक अनदर टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। डिजीज़ एस्केप अकर्स व्हेन ससेप्टिबल प्लांट्स डू नॉट बिकम डिजीज्ड फॉर सम रीज़न। ठीक है, ससेप्टिबल है प्लांट। ससेप्टिबल का मतलब है कि रेसिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये रहा कि इस प्लांट में पैथोजन का अटैक हो सकता है, मगर पैथोजन के अटैक के बाद भी उसमें कुछ ऐसे एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि लीफ हेयर्स हैं, थिक क्यूटिकल है या मॉडिफाइड स्टोमेटा है, और उस तरह के बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि वो डिजीज़ को अंदर डेवलप नहीं होने देते हैं। डिजीज़ नॉन एज डिजीज़ एस्केप, डिजीज़ को एस्केप कर जाते हैं, डिजीज़ से बच जाते हैं वो प्लांट्स। देन एलिसिटर्स क्या है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो पैथोजन प्रोड्यूस करता है दैट इंड्यूस अ डिफेंस रेस्पॉन्स बाय द होस्ट। होस्ट में पैथोजन आ भी जाएगा तो भी होस्ट और पैथोजन के बीच में बहुत इंटरेक्शन होता है। होस्ट रेसिस्ट करता है पैथोजन को और उस हिसाब से उसमें कुछ सिग्नल्स निकलते हैं जो मॉलिक्यूल्स पैथोजन प्रोड्यूस करता है, वो डिफेंस रेस्पॉन्स होस्ट में इंड्यूस करता है। देन हम इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, कई बार हम इन टर्म्स से बार बार हम एनकाउंटर होंगे, बार बार ये टर्म्स क्योंकि हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी को तो आएंगे, तो इसलिए इनको डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इटियोलॉजी का मतलब है द डिटर्मिनेशन एंड स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ का कारण क्या है, किस वजह से डिजीज़ है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से है या नॉन लिविंग फैक्टर्स से है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स से है, ये इटियोलॉजी बताएगी डिजीज़ की। देन इंक्यूबेशन पीरियड, बहुत अच्छी तरह से अभी आप लोग इस कोविड-19 के दौर में इंक्यूबेशन पीरियड जानते हैं। अभी भी हम कहते हैं कि कोई फलाना आदमी अगर बॉम्बे से आया है, पुणे से आया है, पहले फॉरेन से कहते थे, अब लोकल से कह रहे हैं कि जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाता है। क्वारंटाइन में इसलिए रखा जाता है कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाए पैथोजन का। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ होस्ट बाय अ पैथोजन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। क्योंकि उसको पेनिट्रेट करने के बाद सिम्टम्स अपीयर होने में कुछ समय लगता है। ये अलग अलग होस्ट में अलग अलग पैथोजन में अलग अलग होता है। यहाँ कोविड-19 में हम जनरली 14 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर डिजीज़ के सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। तो प्लांट्स में भी इसी तरह का इंक्यूबेशन पीरियड है पैथोजन का। देन एपीफाइटोटिक या एपिडेमिक कहते हैं, जबकि प्लांट्स में हम इसको एपीफाइटोटिक कहते हैं। ये वाइड स्प्रेड एंड डिस्ट्रक्टिव आउटब्रेक है डिजीज़ का। देखिए, डिजीज़ का हम कहते हैं कि डिजीज़ 3-4 तरह से हो सकती है। एक तो स्पॉरेडिक डिजीज़ कहलाती है, मतलब कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी होती है, तो वो उसकी सीवियरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि पूरा ग्लोबल अफेक्टेड नहीं होता है, सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स उससे अफेक्टेड नहीं होते हैं। उसके बाद आता है जैसे कि ये एपीफाइटोटिक है। एपिडेमिक की बात करें तो ये ब्रेक कुछ ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। और पेंडेमिक वो नाम है जबकि डिजीज़ आउटब्रेक सारी कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट्स में फैल जाता है और बहुत सारे पीपल्स इसकी वजह से मरते हैं। तो एक छोटा सा हमने एक टर्मिनोलॉजी देखी है प्लांट पैथोलॉजी की, हालांकि और भी बहुत सारे सिम्टम्स और उनकी टर्मिनोलॉजी है जो हम बाद में आगे से आगे देखते रहेंगे। तो पैथोलॉजी क्या है,
डिजीज़ की स्टडी प्लस कंट्रोल मेजर, ये हमको अच्छी तरह से देखना है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हमको ये पैथोलॉजी पढ़नी है, क्या क्या हिस्ट्री में ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी है देखी है प्लांट पैथोलॉजी की। नेक्स्ट में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। थैंक यू।